स्वागत है आपका ब्रेनियक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिजन। चलो शुरुआत कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा हो गया, उसमें कुछ नहीं है यार, वो तो कर लोगे तुम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाऊँ? चलो पढ़ाते हैं फिर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लो चलो, उसके बाद कॉलिजन करते हैं। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। बच्चे बोल रहे थे कि बड़ा बड़ा लिखो, लास्ट उसमें वो भी आया था एक कमेंट कि सर बड़ा लिखिए, तो काफ़ी है इतना बड़ा दिख रहा है ये, ठीक है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि ना तो एनर्जी को हम पैदा कर सकते, ना ही एनर्जी को हम नष्ट कर सकते। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इन इट्स फॉर्म्स, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए एक डेरिवेशन आता है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी की जो नेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हर पॉइंट पे कैसी होती है, सेम होती है। तो वो डेरिवेशन हमने 9th में भी किया है, उसी डेरिवेशन को हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी कैसे निकालते। सपोज करो ये एक बॉडी है जो h हाइट पर रखी हुई है। कितनी हाइट पर रखी है, h हाइट पर रखी हुई है यहाँ से, क्लियर। अब हमने यहाँ से इस बॉडी को नीचे गिरा दिया, तो बीच में कोई एक रैंडम पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट हमारा A था, बीच में एक रैंडम पॉइंट हमने लिया B, इस B पॉइंट पे ये बॉडी आई, और एक बिल्कुल जस्ट नीचे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया C। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊपर से B पॉइंट तक गिरा, दिस इज़ x डिस्टेंस गिरा, ठीक है। तो हमें A, B और C तीनों पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, क्योंकि यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती है कि इस पॉइंट पर हमारी जितनी एनर्जी थी, ऊपर से जब हमने इसको नीचे गिराया तो हर पॉइंट पर इसकी एनर्जी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो वही हम निकालते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, A, B और C पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल एनर्जी क्या होती है। तो देखो टोटल एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब हम नंबर 1 A पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो 4 पॉइंट A, सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी 4A पॉइंट। कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, हाइट की वजह से, और वही हाइट जो है हमारी क्या है, h है, क्या है h। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, क्लियर है। अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A। तो यहाँ पर कोई बॉडी चल तो रही नहीं है, कैसी है, रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई इसकी, 0। कैसी हो गई, 0। तो काइनेटिक एनर्जी A पॉइंट पर हमारी 0 है, तो टोटल एनर्जी हमारी आई फॉर A के लिए वो आई mgh प्लस 0। कितना हो जाएगा, mgh, क्लियर है। अब आ जाते हैं 4 पॉइंट B, 4 पॉइंट B पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर B कितनी होगी। तो अगर ये यहाँ से x डिस्टेंस नीचे आ गया तो नीचे से ये जो हाइट रह गई इसकी कितनी रह गई, h माइनस x, ठीक है, h माइनस x। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो हो गई mgh माइनस x, ठीक है। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हुई। अब देखो जब हमने बॉडी को यहाँ से फ्री फॉल किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, 0। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कैसी आती है, 0। तो x डिस्प्लेसमेंट होने पर, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g, तो x डिस्प्लेसमेंट के बाद b पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा ये, वो वेलोसिटी कितनी होगी, हमने कहा v होगी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी b पॉइंट पर जो होगी वो होगी हाफ m v स्क्वायर। तो हमें v कैलकुलेट करना है,
तो यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, वी स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसा हमारा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा 2gx के बराबर। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था x था, तो वी स्क्वायर किसके बराबर आया 2gx के। इस वैल्यू को यहाँ रखो तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर हमारी कितनी हो गई, हाफ m इंटू 2gx, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा mgx। तो यहाँ पर अगर हम बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस mgx, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी mgx, इससे ये कैंसिल, तो टोटल एनर्जी क्या बची, ये बी की है। हाँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की तो वैल्यू है 2gx पूरी। ठीक है, अब सी पॉइंट के लिए निकालेंगे हम, तो सी पॉइंट बिल्कुल जस्ट ग्राउंड से टच पॉइंट आ गया, बिल्कुल जस्ट नीचे जब बॉडी आ रही है तो एट पॉइंट सी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई इसकी 0, क्योंकि हाइट तो इसकी कैसी हो गई 0, लेकिन इस पॉइंट पे सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। तो पी कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी के ई कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ वी स्क्वायर निकालेंगे तो वी स्क्वायर इजिकल टू 2gx आया था, और यहाँ तो इतना x डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका h, तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई, हाफ एम इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा mgh। ये हमारी टोटल एनर्जी सी पॉइंट की भी क्या आएगी mgh। क्लियर है, तो जितना ए पॉइंट पर आई एनर्जी उतना ही बी पॉइंट पे आई, उतना ही सी पॉइंट पे आई। तो इससे क्या प्रूव होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हर पॉइंट पर जो एनर्जी है फ्री फॉलिंग बॉडी की कैसी है, सेम है। क्लियर, वाले क्या कोलिजन, तो कोलिजन क्या होता है, ये देखो एक बॉडी दूसरी बॉडी और ये आमने सामने से टकराई एक दूसरे से, ये कोलिजन है, या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और ये जाते जाते टकराई, ये क्या एक्सीडेंट, ये क्या है कोलिजन। जब दो बॉडी एक दूसरे से डायरेक्टली कोलाइड करें, फिजिकली कोलाइड करें, उसे हम क्या बोलते हैं कोलिजन। इसमें दोनों बॉडी एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकती है। ये कोलिजन दो तरह का होता है, सही है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमारा कोलिजन क्या है, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर it is known as collision। तो सबसे पहले देखो ये दो तरह का होता है डायमेंशन के आधार पे। पहला होता है वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डी कोलिजन। अब वन डी कोलिजन क्या है, दोनों बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये बॉडी भी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अभी हम रहे हैं दोनों एक डायरेक्शन में चलने वाली बॉडी, ये इससे फास्ट चल रही है, ये जाके इससे टकरा गई, m1 ने m2 को पीछे से ठोक दिया यहाँ पे, और ये टकराने के बाद सीधी इसी लाइन में आगे जा रही हैं, एक ही लाइन में चल रही हैं, सही है। तो ये कैसा कोलिजन है, वन डायमेंशनल कोलिजन। कैसा है, वन डायमेंशनल कोलिजन। तो कोलिजन से पहले सपोज करो ये u1 u2 वेलोसिटी से चल रही थी, कोलिजन के बाद ये v1 v2 वेलोसिटी से चलने लगी, ठीक है। ये तो है वन डायमेंशनल कोलिजन, यानी स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा सारा कुछ। इसके बाद आता है टू डायमेंशनल कोलिजन।
आमने सामने से टक्कर। टू नहीं, आमने सामने से तो इसमें भी हो सकती है। ये तो एक साइड चल रही थी, हो सकता है एक बॉडी इधर से आए इसमें और एक बॉडी इधर से आए, M1 M2 U1 U2, और ये टकरा जाएं दोनों, ये टकरा जाएं, ठीक है। और टकराने के बाद हो सकता है ये दोनों मिलके इधर चली जाएं, दोनों मिलके इधर चली जाएं, चलेगी तो और वापस भी आ सकते हैं बिल्कुल। वापस ना आगे पीछे ना होगा, दाएं बाएं उड़ेगी तो नहीं तो फिर 2 डायमेंशनल में आ जाएगा। जब तक स्ट्रेट लाइन में रहेगा तब तक कैसा रहेगा, 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कोलिजन क्या होगा, देखो 2 डायमेंशनल कोलिजन में क्या होगा, ये बॉडी पीछा कर रही है इसका M2 का, ठीक है, ये U1 वेलोसिटी से चल रही है, U2 वेलोसिटी से चल रही है इस सीधे लाइन में, ये जाके इससे टकरा गई M1 M2, और टकराने के बाद M2 इधर चला गया सपोज करो V2 वेलोसिटी से, और M1 इधर चला गया V1 वेलोसिटी से। ज़रूरी नहीं है इधर ही जाए, हो सकता है M1 सीधा चला जाए, यह टकरा के इधर चला जाए, पर वैसे जनरली क्या होता है, ये इधर गया तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन होता है। क्लियर है? ये तो हो गया कोलिजन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके आधार पे, डायमेंशन के आधार पे। अब हम बात करते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इसको देखो, इसे मिटा देता हूँ। दूसरा होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये उस तरह का कोलिजन है जिसमें दोनों बॉडी की बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, मोमेंटम कंजर्व रहे और टोटल एनर्जी कंजर्व रहे। उस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। सही है। दीज आर द कोलिजन in which kinetic energy of the system या of the bodies remain same या constant, एक ही बात है। momentum of the body remain constant, और टोटल एनर्जी, ये पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये तो थे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता है। समझ में आया? लॉसेस तो होंगे ही होंगे, इनका कहने का मतलब है कि कोई लॉस ना हो, लेकिन लॉसेस हमेशा होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक आइडियल केस है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा होता है प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन एक ही बात है। इसे डायरेक्टली प्लास्टिक इसलिए नहीं बोल देते क्योंकि प्लास्टिक की तरह प्रॉपर्टी डायरेक्टली शो नहीं कर रहा है, इन इलास्टिक ही रहता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो ये इस तरह के कोलिजन में, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी ही कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन सेम। दूसरा, मोमेंटम सेम रहेगा,
कंजर्व, और तीसरा टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी। क्लियर? तो ये तुम्हारे इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन है। इनके एग्जाम्पल देख लो ज़रा। इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल ये मैंने क्या कहा, आइडियल केस में ही लेते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली होता नहीं है, तो हम लगभग इलास्टिक कोलिजन की एक बात करते हैं। जैसे सपोज़ करो हमारे पास दो लोहे की बॉल्स हैं और हम इन दोनों बॉल्स को टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद दोनों का शेप एंड साइज़ तो चेंज नहीं होने वाला। अगर हम हल्का टकराते हैं इसको तो दोनों का शेप एंड साइज़ चेंज नहीं होगा। तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है, अगर ये दोनों सेम बॉल्स हैं, मास भी सेम है, तो हम ये देख पाएंगे कि वेलोसिटी का आदान प्रदान जो है वो डायरेक्टली इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम ये u1 u2 वेलोसिटी से चला और टकराया, टकराने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी v1 v2 हो गई, v1 v2 हो गई, तो हम ये देख पाते हैं कि आइडेंटिकल बॉल में चेंज हो जाता है। u1 v2 के बराबर होगा और u2 v1 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं, और कुछ नहीं होता है। कब? जब दोनों का मास कैसा है, सेम, आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, इलास्टिक कोलिजन का। अब परफेक्टली इलास्टिक क्यों नहीं है ये, क्योंकि हमें पता है जब दो बॉल टकराएंगी तो वॉइस क्रिएट होगी, और साउंड क्या है, लॉस है, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट क्या है, लॉस है। तो लॉसेस तो वहाँ होते ही होते हैं। हम अगर कह दें कि बिल्कुल एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, मोमेंटम भी सेम रहेगा और टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन का जो एग्जांपल है वो हम ये ले सकते हैं कि आपने किसी, अब यही एक बॉल ये ले ली हमने, कौन सी वाली, लोहे की बॉल है, आयरन बॉल, और दूसरी हमने एक किले मिट्टी की बॉल ले ली। किले तो जानते ही हो तुम लोग। अब जब इससे ये टकराएगी तो क्या होगी, या तो ये इस पर चिपक जाएगी या बिल्कुल ये पिचक जाएगी। सही है, अधिकतर क्या होगा, वैसे जाके तेज़ी से होगी तो इस पर जाके ये चिपक जाएगी, तो ये दोनों बॉडी एक हो जाएंगी। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल है। अब ये भी परफेक्ट नहीं होता, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल थे और टाइप थे, इनइलास्टिक और इलास्टिक। ठीक है, लिखो इसको, तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हमें डेरिवेशन तो ये पढ़ रहे हैं हम परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि हमारी दो बॉडीज़ हैं, एक ये बॉडी है, इसका मास है m1 जो कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसी के आगे इसी स्ट्रेट लाइन में ही एक दूसरी बॉडी m2 मास की, कितने मास से, u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर? अब अगर हमने कहा कि u1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, u2 से, u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तो ये पीछे वाली बॉडी जाके इसको ठोक देगी। सही है, थोड़ी दूर जाने पे इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, m1 m2, तो ये जो टर्म थी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या थी, बिफोर कोलिजन का पार्ट था, ऐसा था, बिफोर कोलिजन। ये ड्यूरिंग कोलिजन, इसके बाद कोलिजन होने के बाद क्या होता है, सेम, क्योंकि वन डायमेंशन की बात है, दोनों सीधी लाइन में जाएंगे। ये m1 मास वाली बॉडी v1 वेलोसिटी से चलती है और m2 मास वाली बॉडी जो है वो v2 वेलोसिटी से चलने लगती है। क्लियर है? और ये सब वन डायमेंशन का वो है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये आफ्टर कोलिजन है, क्या है, आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई? अब हमें इसका ड्राइव करके ये निकालना है। क्या निकालते हैं इसमें, ये देख लो। सबसे पहले इसमें हमसे v1 पूछा जा सकता है या v2 पूछा जा सकता है, उसके बाद या फिर हमसे इन दोनों का u1 u2 v1 v2 का रिलेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम निकालेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें कंजर्व रहती हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हम इनमें से वही काम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी
remain conserved। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिफोर एंड आफ्टर कैसी रहेगी एनर्जी? कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। सही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो चलो इसमें निकालते हैं। तो बिफोर द कोलिजन कितना हो जाएगा? तो देखो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर के। ठीक है, बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कैसी है? बराबर है। सही है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे? m1 m1 वाले एक तरफ ले लो, m2 m2 वाले एक तरफ ले लो। तो हमने क्या किया? m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। अब यहाँ से m1 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन लिया, क्या बचा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्लियर है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। क्लियर? ये इक्वेशन हम मान लेते हैं क्या? 1। ओके, अब सेकंड हम क्या करेंगे? मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी देन मोमेंटम। तो दूसरे पॉइंट पर हम क्या करेंगे? मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर? क्या करें? m1u1 प्लस m2u2। तो लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 बराबर हो गया। इसमें भी m1 m1 एक तरफ ले लो, तो ये m1 इधर आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा? m1 कॉमन ले लिया, देखो इधर से m1 कॉमन लिया, ये v1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा u2 माइनस में, तो m2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? v2 माइनस u2। इसको मान लेंगे हम सेकंड। एक स्टेप मैंने बीच में मिस कर दिया और डायरेक्ट ही हमने क्या कर दिया है? सीधा ले आए हैं, उसको कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, अब एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है? तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 अपॉन में m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इधर क्या है? m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन में m2 v2 माइनस u2। तो देखो क्या क्या कटेगा? m1 से m1 कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? दैट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये होता है रिलेशन। अब देखो u1 माइनस u2 क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। v2 माइनस v1 का, ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगी किसके? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। सही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये होता है। तो ये निकल के आया हमारा। अब अगर हमें v1 v2 निकालना है तो देखो क्या करते हैं,
चलो पहले इसको देख लो, इसको लिख लो फिर करते हैं। आ गई। इस टर्म के बाद अगर हमें v1 या v2 वेलोसिटी निकालनी है, हमें मतलब इससे मतलब नहीं, ये तो रिलेशन आ गया वेलोसिटीज़ के बीच में, हमें निकालना है कि कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी कितनी रही, तो v1 हमें कैलकुलेट करनी है, या फिर अगर उसने कहा v2 तो v2 कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, तो हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन का यूज़ लेंगे और क्या करेंगे, इसी माध्यम का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हमें v2 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, v2, तो यहाँ से हम v1 की वैल्यू v2 के टर्म में निकाल लेंगे। तो v1 की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो हमारा v1 कितना आ जाएगा, तो इस v1 को इधर ले गए, प्लस हो गया, इज इक्वल टू v2, ये सब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस u1 प्लस u2। तो हमारी v1 की ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो। क्लियर है? ये जो v1 की वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के किस में रख दो, इस इक्वेशन में। सही है, पुट वैल्यू, इसको v1 की जगह रखना। अरे ये जो v1 की वैल्यू आई है भाई, इसको इस पॉइंट पे रख दो यहाँ। सही है, तो जब v2 की वैल्यू निकाल के रख दे तो नहीं, तो हमें तो v2 कैलकुलेट करना है ना, तो हमें v1 गायब करना पड़ेगा यहाँ से। अगर हमें v1 निकालना होता तो v2 की वैल्यू निकाल के रख देते। ये v1 इस रिलेशन से भी नहीं समझा, नहीं, हाँ, इससे तो निकल के आ गया। सही है, लेकिन अगर हमें मास वास की टर्म में दिया, हमें ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हों, ये तीनों नहीं दी गई हों, हमें तो मास वगैरह के टर्म में दिया है और v2 कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दो। तो ये v1 हमने यहाँ से कैलकुलेट करा और v1 कैलकुलेट करने के बाद इस v1 की वैल्यू को इस इक्वेशन सेकंड में रख दिया। तो देखो क्या आएगा, m1 u1, माइनस साइन है तो सारे साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज। तो क्या हो जाएगा, माइनस v2 प्लस u1 माइनस u2, क्लियर, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा u1 कितना हो गया, 2u1, तो हमारा आ गया m1 2u1 माइनस u2 माइनस v2। ठीक है, u1 कितना हो गया, 2u1 माइनस u2 माइनस v2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। क्लियर है? इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2m1 u1 माइनस m1 u2 माइनस m1 v2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब क्या करना, v2 कैलकुलेट करना है। ये v2 वाली टर्म को एक तरफ ले लो, बाकी सबको कहाँ ले आओ, इधर। तो ये टर्म आ जाएगी इधर और ये टर्म चली जाएगी इधर। तो इसमें क्या होगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, v2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, m1 प्लस m2। तो हमने v2 कॉमन लिया, क्या बचा, m1 प्लस इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला m2 u2, ये माइनस टर्म इधर आ गई तो कैसी आई, प्लस में। तो इधर क्या बचा, 2m1 u1 माइनस m1 u2 प्लस m2 u2। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हमने इसमें क्या किया, देखो u2 ले लिया कॉमन इन दोनों में से, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, v2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m1 u1, ओके, माइनस u2 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, m1 माइनस m2। ठीक है, यही बचेगा। अब ये v2 इज इक्वल टू हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास u1 u2 है और मास है तो डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, v2 निकाल सकते हैं ना, हमें v1 की कोई नीड नहीं है। क्लियर है? और सेम इसी फिनोमेना के आधार पे अगर हमें यहाँ से v2 कैलकुलेट करना है
हम क्या करेंगे, V2 कैलकुलेट करा हमने अभी, तो हमने V1 निकाला, V1 कैलकुलेट करना होता तो क्या निकालते, V2। तो V2 इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाता, क्या आ जाता, V1 प्लस U1 माइनस U2। उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते और यहाँ पे निकाल लेते। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो जरा, या ये भी निकाल के बताऊँ? मैं निकाल लूंगी। निकाल लोगे ना? अब देखो अगर हमें दोनों बॉल सेम मास की दे दें तो M1 M2 किसके बराबर हो जाएगा, M के। अगर बोथ बॉल सेम मास की हों, वो मिटा देता हूँ वहाँ से, ये तो उतार लिया ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर हमारी दोनों बॉल सेम मास की हों, इस इक्वेशन में रख दो, अगर केस इफ़ M1 बराबर M2 बराबर किसके हो जाए, M के, यानी दोनों मास कैसे हो जाएं, सेम हो जाएं, तो V2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखो V2 इज इक्वल टू 2MU1, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 किसके, 2M के बराबर, माइनस M1 माइनस M2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पूरा 0। 2M से 2M कैंसिल, तो V2 किसके बराबर हो गया, U1 के। इसी तरह से जब V1 निकालोगे और उसमें ये सब बराबर रखोगे तो हमारा V2 किसके बराबर हो, V1 किसके बराबर हो जाएगा, U2 के। तो जब दोनों सेम मास की बॉल होती हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बस इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर सेम बॉल है आइडेंटिकल और ये रेस्ट में है और पीछे से एक बॉल U वेलोसिटी से आई, तो जब ये इससे टकराएगी तो ये फर्स्ट वाली बॉल तो रेस्ट में आ जाएगी यहाँ पे, और ये सेकंड वाली बॉल U वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।